हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। आप सबके लिए जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के या यूजीसी नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन हैं, ये लगभग आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना इसको और समझना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या रखा है, निम्नलिखित संभावित अनुपातों में से किसी देश के लिए कौन सी पूंजी यानी कैपिटल प्रोडक्शन जो रेट है उसका सर्वाधिक लाभदायक होता है या लाभदायक होगी। तो 6:1 यानी 6 और 1 के रेशो में, 5 और 1 के रेशो में, 4 और 1 के रेशो में, 3 और 1 के रेशो में। तो दोस्तों मैं आप क्वेश्चन को पहले समझो कि कौन सा ऐसा रेशो होगा, यानी कि संभावित यानी इन फ्यूचर बोल रखा है वो किसी भी कंट्री के लिए कैपिटल प्रोडक्शन जो रेट है वो सर्वाधिक लाभदायक है। तो इसमें ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 3 और 1 के रेशियो में होता है। तो 3 और 1 के रेशियो में मतलब ये होगा दोस्तों, हम अगर 1 लगाएं तो हमें 3 गेन हो, यानी अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो हमें 3 रिसीव हो। इस चीज़ को मतलब इन्होंने बोला है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसमें ये रखा है कि उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली जो पूंजी की मात्रा को हम पूंजी अनुपात जो होता है, पूंजी उत्पाद का अनुपात उसी को कहते हैं। यानी ये पूंजी उत्पादन का अनुपात उसी को बोलते हैं। जब हम किसी भी एक यूनिट को अगर प्रोडक्शन में लगाते हैं तो उससे हमें क्या रिसीव होता है, कितनी क्वांटिटी में रिसीव होता है, उसी को पूंजी उत्पादन दर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आयात निर्गम विश्लेषण संबंधित है। आयात क्या होता है दोस्तों, इम्पोर्ट होता है, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो एनालिसिस, जो रिलेटेड स्पीच है, किसने दी है, सैमुअल्सन ने दी है या वालरस ने दी है, रिकार्डो ने दिया है या लॉरेंटियस ने दिया है। दोस्तों मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आयात निर्गम विश्लेषण है इसको हम उद्योग विश्लेषण भी कहते हैं, यानी इंडस्ट्रीज एनालाइज भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसमें जो सेमेंसल या वार्लस या रिकार्डो ने, इन्होंने आयात निर्गम विश्लेषण या उद्योग विश्लेषण का जो संबंधित है वो लियोनतीफ से है। लियोनतीफ ने ही क्या बोलते हैं, आयात और निर्गत से विश्लेषण 1951 में इन्होंने इसकी संबोधित किया था। ठीक है, जिसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में जो निर्भरता है, यानी कि एक दूसरे से निर्भरता होती है, जटिलता होती है, यानी कॉम्प्लेक्स होता है, उस चीज़ को समझने के लिए औद्योगिक सेक्टर में इन्होंने अपना संबंध बताया था। इसमें डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड जो संतुलन बनाने की स्थिति है, इसको भी इन्होंने इसको बताया था। और आयात और निर्यात निर्गतों का अध्ययन भी किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है गिफन वस्तु के लिए एंजल वर्क है। एंजल वर्क की दोस्तों क्या है, ऋणात्मक ढाल है, धनात्मक ढाल है, या लंबीय ढाल है, या क्षैतिज ढाल है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन यही है कि जो गिफन वस्तु है वो हमारा इसमें ऋणात्मक ढाल वाला होता है। क्योंकि देखो दोस्तों, गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ आप अच्छी स्टैंडर्ड वाली मतलब जो लो क्वालिटी से नॉर्मल वाली क्वालिटी वस्तु पे चले जाती हो। ठीक है, या अगर इन फ्यूचर जो नॉर्मल गुड्स था वो लो क्वालिटी में आ जाता है, यानी कि उसका प्राइस कम हो जाता है, तो जो लोग हायर इनकम वाले हैं वो नॉर्मल गुड्स को छोड़ देते हैं, इसलिए वो गिफन वस्तु हो जाती है उनके लिए। ठीक है, तो वो नेगेटिव संबंध होता है उसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानता यानी इनकम की इनइक्वालिटी को नहीं मापता है, ये बताना है। लॉरेंज वक्र है, या प्रति व्यक्ति आय है, या गिनी गुणक है, या विभिन्न आय वर्गों का जनसंख्या प्रतिशत है। देखो लॉरेंज जो वक्र है, इन्होंने ये 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने ये इसको दिया था। और गिनी जो गुणांक है ये आया था 1912 में आया था। इनोविस स्टैटिक्स पे क्या बोलते हैं उन्होंने, मतलब कॉफिशेंट के मामले में इन्होंने वो दिया था, विभिन्न आय स्तर के जनसंख्या का प्रतिशत। अगर इनकम हर किसी की अलग अलग है तो जाहिर सी बात है उनकी भी इनकम अलग अलग होगी। तो ये इन तीनों यानी लॉरेंज वक्र, गिनी गुणक या विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का जो प्रतिशत है, इन तीनों में क्या है कि आय असमानता होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम में इनकम सेम रहती है। इसका फॉर्मूला भी होता है देश की कुल जनसंख्या और देश की कुल आय।
उसको हम डिवाइड देते हैं तो पर कैपिटल इनकम रिसीव होती है। तो दोस्तों नहीं मापता है वो पूछ रहा है, तो ये नहीं नापता है, बाकी सारे मापते हैं इक्वालिटी को। ये इक्वालिटी को नापता है और ये अनइक्वालिटी को। ठीक है, इन्होंने नहीं पूछा है तो यही होगा। अगर वो पूछता अनइक्वालिटी को जो मापता है वो तीनों नापते हैं, ये नहीं नापेगा। नहीं मापता है तो ये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है, यानी पब्लिक इनकम का सोर्सेस नहीं है। तो सरकार की उधार, उत्पादन, कर या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अतिरिक्त, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का जो उद्यम है, एंटरप्रेन्योरशिप से सरप्लस होना, एक्सेस होना। तो दोस्तों तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, जो सार्वजनिक आय है इससे रिलेटेड क्या होता है दोस्तों, जब सरकार के द्वारा विभिन्न स्रोतों से जो अलग अलग सेक्टर से इनकम रिसीव होती है, जैसे सरकारी ने उधार दे रखा है, टैक्स कलेक्शन कर रखा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है, अतिरिक्त एक्सेस है, या ऋण पर हम उनको रिसीव मतलब लोन देने पर ब्याज यानी इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो ये सारे तो होते हैं। लेकिन ये कह रखा है कि उत्पादन नहीं है। बाकी ये सरकारी उधार, कर, ये सारे तीनों पब्लिक सेक्टर के यानी पब्लिक इनकम के सोर्सेज हैं, लेकिन उत्पादन का नहीं होता। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है, इनकम यानी कि एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया था। तो क्या वो जेएक्स ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, एंड कॉल्डर ने दिया था, या मैक्स क्रेग ने दिया था। तो एक्सपेंडिचर टैक्स क्या होता है, जब आप एक्सपेंस करते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसी को हम व्यय टैक्स यानी व्यय कर या एक्सपेंडिचर टैक्स कहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, जेएक्स ने दिया है, या डेल्टन ने दिया है, या एन कॉल्डर ने दिया है, या मैक्स क्रेग ने दिया है। तो दोस्तों ये एन कॉल्डर ने दिया है। इन्होंने बोला था जो भी हम एक्सपेंस करते हैं उस एक्सपेंस पे जितना भी टैक्स लगता है, तो ये सर्वप्रथम सुझाव एन कॉल्डर ने दिया था। ठीक है, लेफर वर्क संबंध दर्शाता है बढ़ी कर दरों में या बढ़ी आय, यानी इनकम जब बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है। अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स कम हो रहा है, अगर हमारा टैक्स कम हो रहा है तो इनकम भी कम हो रही है, अगर इनकम कम हो रही है तो टैक्स भी बढ़ी कर यानी टैक्स बढ़ रहा है, यानी इनकम कम हो रही है तो टैक्स बढ़ेगा। अपोजिट दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पर भी नेगेटिव दे रखा है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, लेफर वर्क से जो संबंध है, ये अमेरिका के इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने जितने भी देश में राज्य रेवेन्यू रिसीव होता है वो टैक्स में हमारा क्या मतलब रिलेटेड होता है, और टैक्स की दर को मतलब आधारित किया जाता है, यानी कि बेसिक फंडामेंटल इन्होंने दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, बी होगा। जब हमारा इनकम बढ़ती है तो टैक्स की दर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसका रीजन ये है कि जब आप इनकम मान लो, मैं कह रहा हूँ अगर सपोज दैट करोड़ों में कह रहा हूँ मैं, 1 करोड़ है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ है, तो उस हिसाब से परसेंटेज उसकी पहले मान लो इनकम कम थी तो वो टैक्स रेट उसका हाई था, लेकिन अब टैक्स रेट उसका कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी मैं कह रहा हूँ अगर सपोज दैट 50,000 इनकम थी, कितनी थी, या 1 लाख इनकम थी, मैं कह रहा हूँ 1 लाख इनकम थी, उसको टैक्स अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट 5% दे रहा है, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ, 5,000। अगर उसकी इनकम मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ से ना करके 2 लाख हो जाए, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ 2 लाख हो जाए, तो 2 लाख का 5% नहीं जाएगा। अगर 2 लाख का वो सिर्फ 3% ले जाएगा, तो 2 लाख का 2% 3% कितना हुआ, 6,000। ठीक है, क्योंकि 1 लाख पे 3% कितना हुआ, ये 3,000, और 2 लाख पे 6,000, तो ऑटोमेटिक 5,000 से कितना बढ़ गया उसका, 1,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसीलिए जब आपकी इनकम बढ़ती है तो टैक्स में कमी कर देते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है चरक, चरक को दोस्तों क्या बोलते हैं, त्वरक। त्वरक का दोस्तों फॉर्मूला होता है डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा सी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन इसमें आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी। कौन से भारतीय शहर में जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय शहर है यानी इंडियन सिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यानी पॉपुलेशन मुंबई में। सबसे ज़्यादा टैक्स सिटी पे करने वाला भी मुंबई है, और सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला स्टेट महाराष्ट्र है, ध्यान रखना चीज़ को। और टैक्स फ्री स्टेट कौन सा हमारा, त्रिपुरा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। टैक्स
त्रिपुरा स्टेट नहीं देता, इस चीज को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत में रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है, यानी अभी तो हाल फिलहाल में यानी 2023 में कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, रघुराम राजन है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बैंक वॉश इफेक्ट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गुरनार मिडर ने किया था, हंस डब्ल्यू सिंगर ने किया था, प्रविश ने किया था, JN भगवती ने किया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये गुरनार है मिडर ने, जिन्होंने बैंक वॉश इफेक्ट का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने शब्दावली का पहली बार यूज में लेकर आए थे। आगे चलते हैं। रिज रेखाओं पर श्रम पूर्ति की सीमांत उत्पादकता होती है। दोस्तों जो रिज जो वर्क यानी रेखाएं, मैं आपको बताता हूँ, रिज रेखाएं जो होती हैं, एक दोस्तों सिंपल ऐसे ग्राफ बनता है और एक ऐसे और एक इस टाइप का जाता है। तो दोस्तों इसमें जिसमें लेबर और कैपिटल जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं और जहाँ पर शून्य हो जाता है, इस चीज को ये क्या बोलते हैं, दर्शाता है। ठीक है, इसमें श्रम और यानी लेबर और कैपिटल को सीमांत उत्पादकता हमारी क्या होती है, 0 होती है। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। ये एक ऐसी सीमा होती है जहां पर बाहर निवेश में वृद्धि करने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि को प्रदर्शित नहीं करता। यानी कि आप निवेश करते हो तो निवेश तो हमारा अगर वृद्धि कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं होती। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड, शून्य हो जाती है। ठीक है, स्मार्ट मुद्रा क्या होती है दोस्तों, स्मार्ट मनी यानी इंटरनेट बैंकिंग होता है, क्रेडिट कार्ड मनी होता है, बैंकों का नगद यानी कैश ऑफ बैंक या लोगों के पास नगद। तो दोस्तों स्मार्ट मुद्रा का मतलब होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट कार्ड जो आप अगर आपके पास अकाउंट में पैसा कम है तो भी आप थोड़ा सी आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस कार्ड का यूज़ करने से आप वैल्यू उसमें ज़्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, वो लिमिटेशन भी होती है टर्म कंडीशन के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में हमें करना है, वो मैचिंग करना है। जो अमर्त्य सेन है उन्होंने क्या दिया था इनमें से, हॉर्समैन ने इन्होंने क्या दिया था, सेस्ट्रोव ने क्या दिया था, जी मेडॉल ने क्या दिया था। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, अमर्त्य सेन ने तकनीकी का सुझाव दिया था, तकनीक का मतलब चुनाव किया था। हॉर्समैन ने असंतुलन विकास दिया था और स्ट्रॉवेल ने रोस्टेव ने यानी कि विकास के चरण दिया था, स्टेप ऑफ डेवलपमेंट। जी मेंडाल ने क्या दिया था, यानी कि चक्रीय संचय प्रक्रिया। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका सी होगा, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट और डी का थर्ड। समझ पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इसके लिए मैंने आप एक पीडीएफ बना रखी है, या हो मैंने शायद अपलोड नहीं करी है, लेकिन मैं इसको जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करूँगा। ये हर एग्ज़ाम में जितने भी इकोनॉमिक्स हैं या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके टीजीटी से इकोनॉमिक्स हो या पीजीटी इकोनॉमिक्स से हो या यूजीसी नेट जीआरएफ से हो या जितने भी एमटीएस, उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपका एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, जितने भी अधिकतर एग्जाम है ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ने क्या रखा है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है फूल का उत्पादन, मुर्गी पालन या स्क्वायर कल्चर या डेयरी। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, नीली क्रांति हमारी एक्वा कल्चर से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, जितने भी अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे श्वेत क्रांति है वो दूध के उत्पादन से है, गोल क्रांति हमारी आलू के उत्पादन से है, रजत क्रांति हमारी क्या नाम है, अंडे से है, और भूरी क्रांति उर्वरक से यानी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, लाल क्रांति हमारी टमाटर से होती है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से होती है। जितने भी उत्पादन है ये इस चीज में होते हैं। ठीक है, इसी को ही हम फ्लैगशिप प्रोग्राम कहते हैं। ध्यान रखना, जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं, फ्लैगशिप रेवोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक मुझे नहीं चाहिए, बस आप कमेंट जरूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि आप जिंदा हो, आपने देखा है इस वीडियो को बस। तो दोस्तों आप वीडियो
देखें, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आप मुझे लाइक करो या मत सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं, शेयर भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट जरूर लिखना। कमेंट लिखने से मुझे पता चलता है कि आप देख रहे हो, और कमी अगर जहाँ रही हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। थैंक यू।